हम लगभग हर दिन बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं। एटीएम से पैसे निकालना, ऑनलाइन कुछ खरीदना या फिर यूपीआई पेमेंट करना। ये सब इतना आसान लगता है कि हम शायद ही कभी सोचते हैं कि इसके पीछे चल क्या रहा है। लेकिन सच तो ये है कि हर बैंक के अंदर एक तरह की लड़ाई चल रही है। एक तरफ उसे एक हाईटेक, सुपर एफिशिएंट मशीन बनना है जो डेटा पर चलती है, और दूसरी तरफ उसे हमारा भरोसेमंद वित्तीय सलाहकार बनना है जो हमारी जरूरतों को समझता है। और आज हम इसी लड़ाई के मैदान में कह सकते हैं उतर रहे हैं। हमारे पास रिटेल बैंकिंग पर कुछ बहुत ही दिलचस्प स्टडी मटेरियल है और हमारा मकसद ये समझना है कि बैंक इन दो विरोधी ताकतों को कैसे संतुलित करते हैं, उनकी बनावट, उनकी रणनीति और यहाँ तक कि वो हमें जो प्रोडक्ट्स बेचते हैं वो सब इसी संतुलन का नतीजा है। बैंकिंग मतलब हम जैसे आम लोगों के लिए जो बैंकिंग है वो अचानक इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई? पहले तो बैंक बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स पर ही ज्यादा ध्यान देते थे, है ना? इसका जवाब टेक्नोलॉजी और अर्थव्यवस्था के बदलाव में छिपा है। देखिए, पिछले कुछ दशकों में सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी में जो क्रांति आई, उसने बैंकों के लिए करोड़ों ग्राहकों को एक साथ सेवा देना संभव बना दिया। पहले हर ग्राहक का हिसाब किताब रखना एक मुश्किल काम था। अब ये सॉफ्टवेयर की मदद से कुछ ही सेकंड में हो जाता है। और इसके साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था खुली, लोगों की आमदनी बढ़ी और वित्तीय बाजार में भी सुधार हुए। मतलब बैंकों को एक बहुत बड़ा एक नया बाजार नजर आया जिसे वे शायद पहले अनदेखा कर रहे थे। बिल्कुल, उन्होंने इसे एक शानदार बिजनेस मॉडल के रूप में देखा। इसके कई फायदे थे। पहला तो ये कि उन्हें एक बहुत बड़ा और फैला हुआ ग्राहक आधार मिलता है, जिससे उनका जोखिम बढ़ जाता है। अगर एक बड़ा कॉरपोरेट लोन डिफॉल्ट करता है तो बैंक को भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर कुछ हजार छोटे लोन डिफॉल्ट होते हैं तो असर उतना बड़ा नहीं होता। सही बात है। और दूसरा, वो एक ही छत के नीचे कई तरह के उत्पाद पेश कर सकते हैं। हाँ, ये तो मैंने खुद अनुभव किया है। मैं बैंक में सिर्फ एक सेविंग्स अकाउंट खुलवाने गया था और बाहर निकलते निकलते मेरे पास क्रेडिट कार्ड और एक इंश्योरेंस पॉलिसी का ब्रोशर भी था। और यही उनकी रणनीति का कह सकते हैं कोर है। इसे क्रॉस सेलिंग कहते हैं। मतलब एक ही ग्राहक को कई अलग अलग उत्पाद बेचना, और अपसेलिंग भी, यानी आपको एक बेहतर और ज्यादा महंगा उत्पाद बेचना। अच्छा। जैसे आपको एक बेसिक क्रेडिट कार्ड की जगह एक प्रीमियम कार्ड देना जिसके चार्जेस ज्यादा हों। इससे प्रति ग्राहक उनकी कमाई बढ़ जाती है। तो ये सिर्फ पैसे जमा करने और निकालने से कहीं ज्यादा गहरा खेल है। हमारी स्टडी मटेरियल में आज की रिटेल बैंकिंग की 3 मुख्य विशेषताओं का भी जिक्र है जो इसे परिभाषित करती हैं। हाँ, वो 3 स्तंभ हैं जो इसे मजबूती देते हैं। पहला है कई तरह के उत्पाद। इसमें जमा, लोन, क्रेडिट कार्ड, बीमा, म्यूचुअल फंड सब कुछ शामिल है। बैंक अब एक तरह का फाइनेंशियल सुपरमार्केट बन गया है। और दूसरा? दूसरा है वितरण के कई चैनल, मतलब आप तक पहुंचने के रास्ते। अब आपको हर काम के लिए ब्रांच जाने की जरूरत नहीं। आपके पास कॉल सेंटर है, इंटरनेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग ऐप है और यहाँ तक कि छोटे छोटे कियोस्क भी हैं। और तीसरा स्तंभ क्या है? तीसरा है कई ग्राहक समूह। रिटेल बैंकिंग का मतलब सिर्फ सैलरी पाने वाले लोग नहीं है। इसमें छोटे दुकानदार, छोटे व्यवसायी और कुछ हद तक बड़े कॉर्पोरेट्स के कर्मचारी भी शामिल हैं। ये एक बहुत बड़ा दायरा है। ठीक है, ये तो हुई बाहर की बात। लेकिन अंदर से ये बैंक काम कैसे करते हैं? क्या सबका तरीका एक जैसा होता है? हमारी स्टडी में इम्प्लीमेंटेशन मॉडल्स यानी बैंकों के काम करने के मॉडल्स की बात की गई है। सुनने में ये थोड़ा भारी लगता है। इसे आसान बनाते हैं। इसका सीधा मतलब है बैंक कोई काम खुद करता है या किसी और से करवाता है। मतलब इन हाउस बनाम आउटसोर्सिंग। ओके। इसके मोटे तौर पर 4 मॉडल हैं। पहला है इन हाउस सोर्सिंग, जिसमें बैंक ज्यादातर काम खुद ही करता है अपने स्टाफ और टेक्नोलॉजी से। जैसे पुराने जमाने के बैंक होते थे जहां सब कुछ बैंक के कर्मचारी ही करते थे। हाँ, कुछ वैसा ही। दूसरा है आंशिक आउटसोर्सिंग, जिसमें कुछ खास काम जैसे आईटी मेंटेनेंस या कॉल सेंटर बाहर की कंपनियों को दे दिए जाते हैं। तीसरा है प्रमुख आउटसोर्सिंग, जहां ज्यादातर नॉन कोर काम बाहर से होता है। और चौथा है एंड टू एंड आउटसोर्सिंग, जिसमें बैंक सिर्फ ब्रांड और मुख्य रणनीति अपने पास रखता है और बाकी लगभग सारा काम आउटसोर्स कर देता है। एक मिनट, ये तो थोड़ा चौंकाने वाला है। एक ग्राहक के तौर पर क्या मुझे इस बात से फर्क पड़ना चाहिए कि मेरा बैंक कौन सा मॉडल इस्तेमाल कर रहा है? क्या इसका मतलब ये है कि जब मैं कस्टमर केयर पे कॉल करता हूं तो मैं असल में बैंक के कर्मचारी से बात ही नहीं कर रहा, या मेरा डेटा किसी तीसरी कंपनी के पास है? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। और हाँ,
ज्यादातर मामलों में जब आप कॉल सेंटर पे बात करते हैं तो आप एक आउटसोर्स की गई कंपनी के कर्मचारी से ही बात कर रहे होते हैं। बैंकों का तर्क ये है कि इससे उन्हें विशेषज्ञता मिलती है और लागत कम होती है। वे दावा करते हैं कि डेटा सुरक्षा के लिए कड़े अनुबंध होते हैं, लेकिन हाँ, एक जोखिम तो हमेशा रहता है। सेवा की गुणवत्ता में भी फर्क आ सकता है, क्योंकि बाहरी कर्मचारी शायद बैंक की संस्कृति को उतने अच्छे से ना समझे। तो भारत में सरकारी और निजी बैंकों के बीच इस मामले में क्या कोई फर्क है? सरकारी बैंक, जिन्हें पीएसबीज कहते हैं, आज भी इन हाउस मॉडल पर ही चलते हैं। उनकी अपनी पुरानी व्यवस्थाएं हैं, यूनियनें हैं और एक अलग कार्य संस्कृति है। वो ज्यादातर अपने ही संसाधनों पर भरोसा करते हैं। हाँ, एटीएम या डेबिट कार्ड मैनेजमेंट जैसी कुछ तकनीकी चीजों के लिए वे भी आउटसोर्सिंग करते हैं, क्योंकि उसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना महंगा पड़ता है। और नई पीढ़ी के प्राइवेट बैंक, वो तो ज्यादा मॉडर्न लगते हैं। वे एक मिला-जुला मॉडल अपनाते हैं। वे अक्सर ग्राहक से सीधे जुड़ने वाले काम जैसे ब्रांच ऑपरेशंस खुद करते हैं, लेकिन बैकएंड के काम जैसे लोन प्रोसेसिंग का कुछ हिस्सा या रिकवरी, ये सब आउटसोर्स कर देते हैं। वहीं विदेशी बैंक सबसे ज्यादा आउटसोर्सिंग पर निर्भर रहते हैं। वे अक्सर भारत को एक बैक ऑफिस हब की तरह इस्तेमाल करते हैं और यहाँ से अपने ग्लोबल ऑपरेशंस के लिए बहुत सारे काम आउटसोर्स करते हैं। ये तो हुई काम करने की बात, लेकिन इन सब कामों का आधार तो ग्राहक का डेटा है। हमारी स्टडी में बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप का जिक्र है और हॉरिजॉन्टली ऑर्गेनाइज्ड बनाम वर्टिकली ऑर्गेनाइज्ड मॉडल की बात की गई है। ये फिर से एक तकनीकी जुमला लग रहा है। चलिए, इसके लिए एक बहुत ही सरल एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। सोचिए, एक हॉरिजॉन्टल बैंक डॉक्टरों की एक टीम की तरह है, जिसमें सब अलग-अलग स्पेशलिस्ट हैं। एक दिल का डॉक्टर, एक आंखों का डॉक्टर, एक हड्डियों का। वे सब अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, लेकिन वे एक दूसरे से ज्यादा जानकारी साझा नहीं करते हैं। आपका होम लोन डिपार्टमेंट एक स्पेशलिस्ट है, आपका क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट दूसरा। समझ गया। मतलब होम लोन वाले को शायद ये आसानी से पता ना चले कि मेरे पास इसी बैंक का क्रेडिट कार्ड भी है जिस पर मैं हर महीने लाखों खर्च करता हूँ। बिल्कुल। अब सोचिए एक वर्टिकल बैंक के बारे में। ये आपके पुराने फैमिली डॉक्टर की तरह है, जिसके पास आपकी पूरी मेडिकल फाइल है। उसे पता है कि आपको बचपन में कौन सी बीमारी हुई थी, आपको किस दवा से एलर्जी है। बच सकता है। और इसी वजह से जैसे ही मेरी सैलरी बढ़ती है, मेरे मोबाइल बैंकिंग ऐप पर तुरंत प्री अप्रूव्ड कार लोन का ऑफर आ जाता है। ये कोई जादी नहीं है, ये वर्टिकल मॉडल का कमाल है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये मॉडल सिर्फ डेटा को करीने से रखने के लिए नहीं है, ये क्रॉस सेलिंग के लिए एक बेहद शक्तिशाली हथियार है। क्योंकि बैंक आपकी पूरी तस्वीर देख सकता है, वो सही समय पर सही उत्पाद की पेशकश कर सकता है। ज्यादातर सरकारी बैंक अपनी पुरानी संरचना के कारण हॉरिजॉन्टल मॉडल पर चलते हैं। वहीं सभी नई पीढ़ी के निजी बैंक और विदेशी बैंक वर्टिकल मॉडल को अपना रहे हैं, क्योंकि इससे प्रति ग्राहक राजस्व यानी कमाई बढ़ती है। तो ठीक है, बैंकों ने अपनी अंदर की मशीनरी सेट कर ली, डेटा को व्यवस्थित कर लिया, लेकिन अब वे ग्राहकों तक पहुंचते कैसे हैं? बाजार में उतरने के क्या तरीके हैं? यहाँ भी दो मुख्य रणनीतियां देखने को मिलती हैं। पहली है सेगमेंटेड अप्रोच या खंडित दृष्टिकोण। इसमें वे अपनी शाखाओं को उनके काम और क्षमता के आधार पर अलग-अलग वर्गों में बांट देते हैं। जैसे कुछ शाखाओं को रिसोर्स सेंटर बना दिया जाता है, जिनका एकमात्र काम होता है जमा इकट्ठा करना, यानी डिपॉजिट लाना। उन्हें लोन देने की चिंता नहीं करनी होती है। कुछ शाखाओं को प्रॉफिट सेंटर बनाया जाता है, जिनका लक्ष्य मुनाफा कमाना होता है, चाहे वो लोन से आए या फीस से। ये तो बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब हो सकता है कि मेरे घर के पास वाली ब्रांच का असली काम सिर्फ लोगों से एफडी करवाना हो। हाँ, ये संभव है। ये मॉडल सरकारी बैंकों के लिए काफी कारगर माना जाता है, क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत बड़ा होता है और वे हर ब्रांच को हर काम में माहिर नहीं बना सकते। और दूसरी रणनीति है ज्योग्राफी बेस्ड अप्रोच या भूगोल आधारित दृष्टिकोण। ये बहुत सीधा साधा है, जैसी जगह वैसी रणनीति। ग्रामीण, अर्धशहरी, शहरी और मेट्रो, हर जगह के लिए अलग प्लान और अलग प्रोडक्ट्स होते हैं। जैसे एक ग्रामीण शाखा में कृषि ऋण और ट्रैक्टर लोन पर जोर दिया जाएगा, जबकि मुंबई के एक पॉश इलाके की शाखा में वेल्थ मैनेजमेंट और विदेशी निवेश की सेवाओं पर। बिल्कुल। और असल में ज्यादातर बैंक इन दोनों का मिश्रण इस्तेमाल करते हैं। नई पीढ़ी के निजी बैंक ग्राहकों को उनकी आय और जीवन शैली के आधार पर भी सेगमेंट करते हैं, जैसे मास मार्केट, मास एफ्लुएंट और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स।
हर सेगमेंट के लिए प्रोडक्ट्स और सर्विस का लेवल अलग होता है। तो ये सब समझने के बाद चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो हमें सीधे तौर पर प्रभावित करती है, यानी प्रोडक्ट्स। स्टडी में इन्हें एसेट साइड और लायबिलिटी प्रोडक्ट्स में बांटा गया है। ये तो पूरी तरह से बैंक की भाषा है। मेरे और आपके लिए इसका क्या मतलब है? हाँ, ये बैंक के नजरिए से है, लेकिन इसे समझना बहुत आसान है। सोचिए, कोई भी चीज जो बैंक को आपसे पैसा कमा कर देती है, वो बैंक के लिए एक एसेट यानी संपत्ति है। जैसे आपका होम लोन, कार लोन या पर्सनल लोन, आप उस पर ब्याज चुकाते हैं, जिससे बैंक की कमाई होती है। तो ये हुए एसेट साइड प्रोडक्ट्स। और कोई भी पैसा जो मेरा है और बैंक के पास रखा है, जिसे बैंक को मुझे वापस करना है, वो उसके लिए एक लायबिलिटी यानी देनदारी हुई। ये सोचना भी अजीब है कि मेरी मेहनत की कमाई बैंक के लिए एक देनदारी है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यही सच्चाई है, और ये बैंकिंग का मूल है। लोगों से पैसा लेना और उसे दूसरों को लोन पर देना। अब रिटेल बैंकिंग में एसेट साइड यानी ये जो छोटे छोटे लोन हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं। ऐसा माना जाता है कि इनमें एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट का जोखिम कम होता है, क्योंकि ये हजारों लाखों ग्राहकों में बटा होता है। लेकिन क्या यह हमेशा सच है? आजकल हम क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट और पर्सनल लोन में बढ़ती समस्याओं के बारे में भी तो सुन रहे हैं। क्या ये जोखिम उतना कम रह गया है जितना बैंक सोचते थे? ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। हाल के दिनों में ये जोखिम निश्चित रूप से बढ़ा है और रेगुलेटर्स इस पर नज़र भी रख रहे हैं। लेकिन फिर भी एक बड़े कॉरपोरेट लोन के डूबने की तुलना में इसका असर कम होता है। और इसका एक बड़ा सामाजिक पहलू भी है। ये रिटेल लोन लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करते हैं। कोई घर खरीदता है, कोई गाड़ी, कोई अपने बच्चों को पढ़ाता है। इससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिलती है। ठीक है, ये तो हुई एसेट साइड की बात। अब आते हैं लायबिलिटी साइड पर, यानी हमारे जमा। सारे बैंकों के सेविंग्स अकाउंट या एफडी तो मोटे तौर पर एक जैसे ही लगते हैं। थोड़ा बहुत ब्याज का फर्क होता है, तो फिर बैंक एक दूसरे से मुकाबला कैसे करते हैं? यहीं पर आज की बैंकिंग का असली खेल छिपा है। आपने सही कहा, मुख्य उत्पाद में अब कोई खास फर्क नहीं रह गया है। स्टडी में एक बहुत अच्छी बात कही गई है कि जो चीजें कभी खास मानी जाती थीं, जैसे एटीएम कार्ड, चेकबुक या इंटरनेट बैंकिंग, वो अब हाइजीन फैक्टर्स बन गई हैं। हाइजीन फैक्टर्स मतलब ये तो हर बैंक को देना ही पड़ेगा, इनके बिना तो काम ही नहीं चल सकता। अच्छा, तो असली लड़ाई कहाँ लड़ी जा रही है? असली लड़ाई लड़ी जा रही है वैल्यू एडेड सर्विसेज यानी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स में। लेकिन यहाँ भी एक गहरी रणनीति है। ये सिर्फ आपको कुछ मुफ्त सुविधाएं देने के बारे में नहीं है। इसका असली मकसद आपके पैसे को स्टिकी बनाना है। स्टिकी पैसा, ये दिलचस्प है। हाँ, मतलब ऐसा बनाना कि आप आसानी से अपना पैसा निकालकर किसी दूसरे बैंक में न ले जाएं। इसका कोई उदाहरण? बिल्कुल, जैसे स्वीप इन स्वीप आउट सुविधा। इसमें आपके सेविंग्स अकाउंट में एक सीमा से ज्यादा पैसा होने पर वो अपने आप एफडी में चला जाता है, जिस पर आपको ज्यादा ब्याज मिलता है। अब ये आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन बैंक के लिए इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि अब आप सिर्फ 0.25% ज्यादा ब्याज के लिए अपना पूरा अकाउंट किसी और बैंक में शिफ्ट करने से पहले 2 बार सोचेंगे। बैंक ने आपके कम लागत वाले फंड को अपने पास सफलतापूर्वक रोक लिया है। इसी तरह आपके अकाउंट के साथ एक बीमा कवर जोड़ देना या लॉयल्टी पॉइंट्स देना, ये सब आपके और बैंक के बीच के रिश्ते को मजबूत करने और आपको बांधे रखने के तरीके हैं। ये तो वाकई एक अलग नजरिया है। लेकिन हमारी ये छोटी छोटी बचत बैंकों के लिए इतनी जरूरी क्यों है? उनके पास तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट से करोड़ों के डिपॉजिट आते ही होंगे। इसका जवाब बैंकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हम जैसे आम लोगों के जमा, जिन्हें रिटेल डिपॉजिट कहा जाता है, वो बैंकों की रीढ़ की हड्डी होते हैं। इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, ये बहुत स्थिर होते हैं। लोग रोज छोटी छोटी रकम निकालते जमा करते हैं, लेकिन एक बड़ी रकम हमेशा बैंकिंग सिस्टम में बनी रहती है। ये बैंक के लिए कोल्ड डिपॉजिट का काम करती है। और दूसरा कारण? दूसरा, ये बैंक के लिए कम लागत वाले फंड होते हैं। सेविंग्स अकाउंट पर ब्याज दर बहुत कम होती है और चालू खाते पर तो 0 होती है। ये बैंकों के लिए सबसे सस्ता पैसा है। और तीसरा? हम जैसे आम ग्राहक ज्यादा ब्याज के लिए ज्यादा मोल भाव नहीं करते, लेकिन एक बड़ी कंपनी अगर बैंक में 500 करोड़ रुपए जमा करेगी तो वो ब्याज दर पर जमकर मोल भाव करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्राहक के साथ एक मजबूत और लंबा रिश्ता बनाना बैंक के लिए सिर्फ अच्छी सर्विस देना नहीं, बल्कि उनके बिजनेस मॉडल के लिए बेहद जरूरी है। बिल्कुल।
इसीलिए स्टडी के आखिर में लिखा है कि बैंकों का लक्ष्य ग्राहक के वॉलेट का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा पाना है। इसका मतलब है कि वे चाहते हैं कि आप अपनी हर वित्तीय जरूरत के लिए उन्हीं के पास आएं, चाहे वो बचत हो, लोन हो, निवेश हो, बीमा हो या क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करना हो। वो आपके जीवन का फाइनेंशियल ऑपरेटिंग सिस्टम बनना चाहते हैं। आज हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि बैंक हमें क्या बेचते हैं, बल्कि हम एक लोन की पूरी जिंदगी का सफर तय करेंगे, एक आइडिया से लेकर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आने तक। और इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे सरकारी, प्राइवेट और विदेशी बैंकों के रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। अच्छा, ये एक तरह से बैंकिंग की दुनिया की 3 अलग-अलग फिलॉसफीज को समझने जैसा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं उस चीज से जो हमें सबसे पहले दिखती है, प्रोडक्ट्स। जब हम बैंक के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले तो लोन्स का ही ख्याल आता है। हाँ, और हमारे सूत्र भी यही बताते हैं कि रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स यानी लोन्स बैंकिंग के इस खेल का सबसे बड़ा हिस्सा हैं। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि बैंकों की कमाई का इंजन है। हाउसिंग लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, ये सब इसी में आते हैं। तो जब भी कोई बैंक अपना बाजार बढ़ाना चाहता है तो वो इन्हीं लोन्स को सबसे आकर्षक बनाकर पेश करता है। बिल्कुल। मतलब सारा ध्यान लोन देने पर ही है। लेकिन इन बड़े बड़े लोन्स के अलावा मुझे याद है कि सोर्स में कुछ खास तरह के प्रोडक्ट्स का भी जिक्र था, जैसे सैलरी ओवरड्राफ्ट या फिर डॉक्टरों और वकीलों जैसे प्रोफेशनल्स के लिए खास लोन। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये दिखाता है कि बैंक अब एक साइज सबको फिट वाले मॉडल से आगे बढ़ चुके हैं, बनाकर टारगेट कर रहे हैं। लेकिन कहानी सिर्फ लोन तक खत्म नहीं होती। एक और दुनिया है अन्य प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की। अच्छा, ये वो चीजें हैं जिनके लिए बैंक हमें फोन करते रहते हैं। हाँ, वही। जैसे क्रेडिट कार्ड ले लो, म्यूचुअल फंड में निवेश कर लो। वही, क्रेडिट कार्ड, एटीएम, मोबाइल और इंटरनेट बैंकिंग, लॉकर, बीमा, ये सब। ऊपर से देखने में ये छोटी छोटी सेवाएं लगती हैं, लेकिन ये बैंकों के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी की तरह हैं। अच्छा, इन्हें कहते हैं फीस आधारित आय। फीस आधारित आय मतलब वो कमाई जो लोन के ब्याज से नहीं बल्कि इन सर्विसेज के चार्ज से आती है। बिल्कुल। मुझे तो लगता था कि ये बस छोटी मोटी रकम होती होगी। और यहीं पर सबसे चौंकाने वाली बात है। हमारे सूत्रों के मुताबिक कुछ नए प्राइवेट बैंकों की कुल कमाई का लगभग 50% हिस्सा इन्हीं फीस से आता है। क्या 50%? आधा? हाँ, आधा। तो सोचिए, एक तरफ तो लोन से ब्याज कमा रहे हैं और दूसरी तरफ इन सेवाओं से एक और कमाई का जरिया बना रखा है जो ज्यादा स्थिर है। अरे वाह, मतलब मेरे अकाउंट से जो सालाना मेंटेनेंस चार्ज कटता है वो किसी बैंक की आधी कमाई का हिस्सा हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट्स का अंदाजा हो गया। एक तरफ भारी भरकम लोन्स और दूसरी तरफ छोटी छोटी मगर लगातार कमाई देने वाली सेवाएं। लेकिन सवाल ये है कि बैंक रिटेल बैंकिंग पर इतना जोर देते ही क्यों है? इसके पीछे कुछ बहुत ठोस वजह हैं। पहली तो सीधी सीधी है, पैसा। रिटेल बैंकिंग से बेटर यील्ड्स मिलती हैं, मतलब मुनाफा ज्यादा होता है, जिससे बैंक की आर्थिक सेहत सुधरती है। ठीक है। दूसरा, ये बैंकों के पास जमा भारी भरकम रकम को काम पर लगाने का सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन सोर्स में जोखिम यानी रिस्क को लेकर एक बात कही गई है जो मुझे थोड़ी अजीब लगी। क्या? उसमें कहा गया है कि आम ग्राहकों को दिया जाने वाला लोन कम जोखिम भरा होता है। ये कैसे हो सकता है? मतलब इतने सारे अनजान लोगों को छोटे छोटे लोन देना किसी एक बड़ी जानी मानी कंपनी को एक बड़ा लोन देने से कम रिस्की कैसे हुआ? ये सवाल बहुत वाजिब है और इसका जवाब डाइवर्सिफिकेशन यानी विविधीकरण के सिद्धांत में छुपा है। अच्छा। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक मछुआरे हैं। आपके पास 2 विकल्प हैं। या तो आप अपना पूरा दिन और पूरी ताकत एक बहुत बड़ी शार्क को पकड़ने में लगा दें। ठीक है। या फिर आप सैकड़ों छोटी छोटी मछलियां पकड़ें। अगर आपने शार्क को पकड़ लिया तो आपको बहुत फायदा होगा, लेकिन अगर वो शार्क आपके जाल से निकल गई तो उस दिन भूखे रह जाएंगे, पूरा कारोबार ठप। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ अगर आप सैकड़ों छोटी मछलियां पकड़ते हैं और उनमें से 10-20 भाग भी जाती हैं, तो भी आपके पास खाने और बेचने के लिए बहुत कुछ होता है। वाह, मतलब हम आम लोग बैंकों के लिए वो छोटी छोटी मछलियां हैं। हाँ, एक तरह से। अगर कुछ लोग लोन नहीं भी चुकाते तब भी बैंक पर उतना बड़ा असर नहीं पड़ता। बिल्कुल, क्योंकि उनका जोखिम हजारों लाखों ग्राहकों में बटा होता है। जबकि एक बड़ी कंपनी डूब गई तो बैंक को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। बिल्कुल, यही बात है। इसीलिए सोर्स कहता है कि विशाल ग्राहक आधार के कारण विविध पोर्टफोलियो बैंकों को
कुछ या एकल उधारकर्ता पर अपनी निर्भरता कम करने में सक्षम बनाता है। तो ज्यादा मुनाफा और बटा हुआ जोखिम। हाँ, और इसके अलावा दो और बड़ी वजह हैं जो सिर्फ बैंक नहीं बल्कि पूरे देश से जुड़ी हैं। वो क्या है? पहला, रिटेल बैंकिंग से अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। अच्छा। जब लोगों को आसानी से लोन मिलता है तो वे घर, गाड़ी, फ्रिज, टीवी जैसी चीजें खरीदते हैं। इससे बाजार में पैसा घूमता है और उत्पादन बढ़ता है। और दूसरा, ये आम लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाता है, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करता है। तो ये बैंक, ग्राहक और अर्थव्यवस्था तीनों के लिए एक विन विन सिचुएशन है। बिल्कुल, तभी तो कुछ बैंकों की कुल संपत्ति का 40 से 45% हिस्सा रिटेल बैंकिंग से आता है। हाँ, ये कोई साइड बिजनेस नहीं बल्कि उनका मुख्य काम है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि बैंक लोन क्यों देना चाहते हैं, मुनाफा ज्यादा, जोखिम कम। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये लोन प्रोडक्ट्स आते कहाँ से हैं? क्या कोई बैंक में बैठकर अचानक सोचता है कि चलो आज एक नया कार लोन बनाते हैं? हाँ, काश ये इतना आसान होता। इसकी पैदाइश कैसे होती है? असल में यहीं पर हमें सरकारी और प्राइवेट बैंकों के बीच का पहला बड़ा फर्क देखने को मिलता है। अच्छा। प्रोडक्ट बनाने के कई तरीके हैं। एक है इन हाउस डेवलपमेंट, जहां बैंक अपनी रिसर्च और टीम के साथ बैठकर खुद एक नया प्रोडक्ट बनाता है। और दूसरा तरीका बड़ा दिलचस्प है, जिसे हाइब्रिड क्रॉस पॉलिनेशन कहा गया है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब बाजार में जो दूसरे बैंकों के सफल प्रोडक्ट्स चल रहे हैं, उनकी सबसे अच्छी खूबियों को उठाया और उन्हें मिला के अपना एक नया बेहतर प्रोडक्ट बना दिया। अच्छा। और एक तीसरा मॉडल है लीडर अप्रोच, यानी जो मार्केट का लीडर कर रहा है बस चुपचाप उसकी नकल कर लो, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। तो हमारे सरकारी बैंक यानी पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा रास्ता अपनाते हैं? हमारे सूत्रों के हिसाब से ज्यादातर सरकारी बैंक इन हाउस तरीका ही अपनाते हैं। लेकिन उनकी प्रक्रिया ज्यादातर टॉप डाउन होती है। मतलब टॉप मैनेजमेंट से कोई आइडिया या निर्देश आता है और फिर उस पर प्रोडक्ट बनता है। अच्छा, ऊपर से नीचे। हाँ, वे बाजार के रुझानों को देखते हैं, लेकिन अंतिम फैसला ऊपर से ही आता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं कि सरकारी बैंक जमीनी हकीकत से कट जाते हैं? ये एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा है। अगर टॉप मैनेजमेंट ही सब तय करेगा तो वो एक छोटे शहर के आम ग्राहक की जरूरत को कैसे समझेगा? बिल्कुल सही सवाल है। और इसके उलट प्राइवेट सेक्टर के बैंक एक बॉटम अप अप्रोच अपनाते हैं, यानी नीचे से ऊपर। हाँ, वे बाजार में सर्वे करते हैं, ग्राहकों के फोकस ग्रुप बनाते हैं, उनकी जरूरतें और परेशानियां समझते हैं, फिर उस जानकारी के आधार पर प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। इसके बाद वे उसे छोटे स्तर पर पायलट टेस्ट करते हैं, ग्राहकों से फीडबैक लेते हैं, सुधार करते हैं और फिर उसे बड़े पैमाने पर लॉन्च करते हैं। तो एक तरफ है हमें लगता है कि आपको ये चाहिए वाली सोच, और दूसरी तरफ है आप बताइए कि आपको क्या चाहिए वाली सोच। हाँ, ये तो काम करने के तरीके में जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल, ये उनकी पूरी रणनीति को परिभाषित करता है। चलिए, मान लिया कि प्रोडक्ट बन गया, अब वो ग्राहक तक पहुंचेगा कैसे? मतलब लोन की एप्लीकेशन भरने से लेके अकाउंट में पैसा आने तक का सफर, दस्तावेज, इसे प्रोसेस मॉडल्स कहते हैं, ये तो और भी ज्यादा पेचीदा लगता होगा। हाँ, और यहीं पर स्पीड का असली खेल शुरू होता है। स्पीड का? हाँ, प्रोसेसिंग को मोटे तौर पर 3 मॉडलों में बांटा जा सकता है। पहला मॉडल है स्टैंडअलोन। वो कैसा होता है? स्टैंडअलोन मॉडल को आप अपने पड़ोस की किराने की दुकान समझिए। ठीक है। आप वहीं जाते हैं, दुकान का मालिक आपको जानता है, वो खुद ही आपका सामान तौलता है, बिल बनाता है और आपको दे देता है। सब कुछ एक ही जगह पर आपके सामने। अच्छा। बैंकिंग में इसका मतलब है कि आप जिस ब्रांच में लोन के लिए अप्लाई करते हैं, वही ब्रांच आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस करती है, वही मंजूरी देती है। ठीक है, ये तो पारंपरिक तरीका हुआ। और दूसरा है सेंट्रलाइज्ड यानी केंद्रीकृत मॉडल। ये अमेज़न की तरह है। अमेज़न? हाँ, आप देश के किसी भी कोने से ऑर्डर करें, आपका सामान दिल्ली या मुंबई के किसी एक बहुत बड़े सेंट्रल वेयरहाउस से ही पैक होकर आएगा। ये तेज है, स्टैंडर्ड है, लेकिन इसमें कोई पर्सनल टच नहीं है। बैंकिंग में इसका मतलब है कि देश भर की शाखाओं से सभी लोन एप्लीकेशंस एक ही सेंट्रल ऑफिस में आती हैं और वहीं से प्रोसेस होती हैं। और तीसरा इन दोनों के बीच का होगा? हाँ, रीजनल मॉडल, जहां एक खास क्षेत्र, मान लीजिए उत्तर भारत की सभी ब्रांचों के लिए एक प्रोसेसिंग सेंटर होता है। अब आप अंदाजा लगा सकती हैं कि कौन सा बैंक कौन सा मॉडल इस्तेमाल करता होगा। मेरे ख्याल से सरकारी बैंक वही पुराना पड़ोस की दुकान वाला स्टैंडअलोन मॉडल अपनाते होंगे। सही। और नए प्राइवेट और विदेशी बैंक अमेज़न वाले सेंट्रलाइज्ड मॉडल पर चलते होंगे। आप बिल्कुल करीब हैं। सरकारी बैंक अभी इस बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं। अच्छा। उन्होंने कुछ सेंट्रलाइज्ड हब बनाए हैं, लेकिन आज भी ज्यादातर शाखाओं में स्टैंडअलोन प्रोसेसिंग ही होती है। वे एक चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर नए प्राइवेट और विदेशी बैंकों के लिए
केंद्रीकृत प्रोसेसिंग ही एकमात्र आदर्श है। सिर्फ वही। हाँ, उनका मकसद सिर्फ एक है, काम को एकदम मक्खन की तरह तेज और बिना किसी गड़बड़ी के पूरा करना। आपने गति की बात की, और ग्राहक के लिए शायद यही सबसे जरूरी चीज है। बिल्कुल। लोन मिलेगा या नहीं, ये तो बात की बात है, पहले ये पता चल जाए कि कितनी जल्दी मिलेगा। सोर्स कहता है कि प्रोसेस टाइम एक प्रमुख विभेदक है। बिल्कुल, आज का मुकाबला इसी बात पर है, और यहाँ बैंकों के बीच का अंतर आपको हैरान कर देगा। कितना बड़ा अंतर है? दस्तावेज के मुताबिक सरकारी बैंकों में प्रोसेस टाइम 2 से लेकर 15 दिन तक हो सकता है। 2 से 15 दिन, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपकी फाइल उसी ब्रांच में प्रोसेस हो रही है या किसी रीजनल हब में भेजी गई है। मतलब एक ही बैंक में किसी का काम 2 दिन में हो सकता है और किसी को 2 हफ्ते इंतजार करना पड़ सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी प्रक्रिया अभी पूरी तरह से स्टैंडर्ड नहीं हुई है। कहीं पुराना सिस्टम है, कहीं नया। अच्छा। इसके मुकाबले पुराने प्राइवेट बैंकों में यह समय अपेक्षाकृत कम होता है। लेकिन असली कहानी तो नए प्राइवेट और विदेशी बैंकों की है। वहाँ क्या स्थिति है? वहाँ सब कुछ घड़ी की सुई की तरह चलता है। उनका प्रोसेस टाइम हर तरह के लोन के लिए पहले से तय होता है। पहले से तय? हाँ, चूंकि वे पूरी तरह से सेंट्रलाइज्ड मॉडल का इस्तेमाल करते हैं, वे बेहद तेज होते हैं। मुझे याद है, मेरे पिताजी ने जब घर के लिए लोन लिया था तो महीनों तक फाइलों के चक्कर काटने पड़े थे। और आज हम 15 दिन की बात कर रहे हैं, और कुछ बैंक तो मिनटों में प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर दे देते हैं। हाँ, ये बात तो है। बैंकिंग वाकई कितना बदल गई है। बिल्कुल। सोर्स में एक और बारीक बात का जिक्र है कि ये नए बैंक सैंक्शन टाइम यानी मंजूरी के समय और एक्चुअल रिलीज ऑफ फाइनेंस यानी पैसा जारी होने के समय के बीच साफ फर्क रखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि उनकी प्रक्रिया बहुत परिपक्व है। अच्छा। ये आपको ठीक बता सकते हैं कि आपका लोन आज मंजूर हो गया है और ठीक 48 घंटे बाद पैसा आपके खाते में आ जाएगा। वाह। ये पारदर्शिता और कुशलता का एक स्तर है जिसे हासिल करना मुश्किल है। ये दिखाता है कि वो रिटेल बैंकिंग को लेकर कितने गंभीर हैं, और गति ही उनका सबसे बड़ा हथियार है। तो इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमने एक आम से लोन की बात से शुरुआत की थी और बैंकिंग रणनीति, प्रोडक्ट डिजाइन और ऑपरेशनल कुशलता की जटिल मशीनरी के अंदर तक पहुंच गए। ये साफ है कि कौन सा प्रोडक्ट दिया जाएगा से लेकर उसे कितनी जल्दी दिया जाएगा, हर चीज एक सोचा समझा फैसला है। इसका मुख्य सार ये है कि रिटेल बैंकिंग का विकास एक साधारण प्रोडक्ट आधारित सोच से आगे बढ़कर एक बेहद परिष्कृत प्रक्रिया संचालित मॉडल तक पहुंच गया है। सरकारी, निजी और विदेशी बैंकों के बीच का अंतर इस विकास के अलग अलग चरणों को दिखाता है, और ये उनकी बदलती प्राथमिकताओं को भी दर्शाता है। बिल्कुल, चाहे वो ग्राहकों तक पहुंच हो, काम में तेजी हो, या फिर सेवाओं का एक पूरा गुलदस्ता पेश करना हो। ये दस्तावेज मुख्य रूप से बैंक के नजरिए पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे कि कुशलता, राजस्व और जोखिम। हाँ, बैंक के लिए क्या जरूरी है। चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं कि जब कोई बैंक किसी लोन पर ब्याज दर तय करता है तो वो नंबर आता कहाँ से है? ये कोई अंदाजे का खेल तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से कह सकते हैं विज्ञान और रणनीति का खेल है। बैंक जब किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस का दाम तय करते हैं तो वो हवा में तीर नहीं चलाते हैं। इसके पीछे एक पूरा मॉडल काम करता है। वो देखते हैं कि बाजार में क्या चल रहा है, उन्हें खुद कितना खतरा महसूस हो रहा है, वो कितना मुनाफा कमाना चाहते हैं, और सबसे जरूरी, उनके अपने खाते में कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। इसे तकनीकी भाषा में एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट या ALM कहते हैं। और हाँ, इन सब के ऊपर रिजर्व बैंक जैसी संस्थाओं के दिशा निर्देश भी होते हैं जो पूरे खेल के नियम तय करते हैं। अच्छा, तो ये तो एक सैद्धांतिक बात हुई, पर क्या इसका मतलब ये है कि सभी बैंक एक ही तरह से सोचते हैं? जैसे एक बड़ा सरकारी बैंक, मान लीजिए SBI, और कोई नया प्राइवेट बैंक, क्या दोनों एक ही तरह से लोन की कीमत तय करेंगे? मुझे तो शक है। और आपका शक बिल्कुल सही है। यहीं पर सोच का सबसे बड़ा फर्क नजर आता है। सरकारी बैंकों यानी PSBs का हिसाब किताब थोड़ा अलग है। वो सबसे पहले अपनी ALM की स्थिति देखते हैं, मतलब अपनी अंदरूनी बैलेंस शीट। दाम तय करने में सबसे बड़ी भूमिका इसी की होती है। वो बाजार में मुकाबला तो करते हैं, लेकिन उनकी पहली प्राथमिकता अपना घर संभालना होता है। और प्राइवेट बैंक? दूसरी तरफ नए प्राइवेट और विदेशी बैंक हैं। वो बाजार में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं। उनका रवैया बहुत आक्रामक होता है, खासकर उन प्रोडक्ट्स में जिनकी मांग ज्यादा है, जैसे क्रेडिट कार्ड, कार लोन या हाउसिंग लोन। वो बाजार में एक प्राइस वॉर छेड़ देते हैं। और शायद इसी प्राइस वॉर का एक उदाहरण है जो आजकल होम लोन में बहुत दिख रहा है।
शुरू में आपको एक बहुत ही आकर्षक ब्याज दर दी जाती है जो सुनने में बहुत अच्छी लगती है। एकदम सही पकड़ा आपने। इसे कहते हैं स्टेप अप प्राइसिंग। ये एक बहुत चालाक रणनीति है। बैंक शुरू के कुछ साल, मान लीजिए 3 साल, आपको एक बहुत कम टीजर रेट पर लोन देते हैं, लेकिन उसके बाद चुपके से उसे बाजार से जुड़े रेट पर ले आते हैं, जो अक्सर ज्यादा होता है। इसका मकसद सिर्फ नए ग्राहक बनाना नहीं, बल्कि दूसरे बैंकों के ग्राहकों को तोड़कर अपनी तरफ लाना है। रुकिए, ये तो सुनने में थोड़ा धोखा देने जैसा नहीं लगता? आप ग्राहक को एक कम रेट पर लाते हैं और फिर इस बात पर दांव लगाते हैं कि 3 साल बाद वो बैंक बदलने की झंझट नहीं उठाएगा। आप इसे इस तरह से देख सकते हैं, ये ग्राहक की जड़ता यानी इनर्शिया पर खेला गया एक दांव है। बैंक जानते हैं कि एक बार लोन शुरू हो जाने के बाद ज्यादातर लोग प्रक्रिया की जटिलता के कारण बैंक नहीं बदलते। तो ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक युद्ध है, सिर्फ नंबरों का खेल नहीं। और यह सिर्फ एक तरीका है। दाम तय करने और उसे पेश करने के कई और भी तरीके हैं। जैसे कि मतलब एक तो हो गया कि हर चीज का अलग अलग दाम हो। उसे कहते हैं स्टैंड अलोन प्राइसिंग, जो सबसे सीधा तरीका है। हर प्रोडक्ट का अपना एक दाम। फिर आता है फाइन ट्यूनिंग। इसमें बैंक आपके लेन देन के आकार के हिसाब से दाम में बदलाव करता है। जैसे अगर आप बड़ी रकम की एफडी कराएंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा ब्याज मिलेगा, या अगर आप बड़ा लोन ले रहे हैं तो शायद ब्याज दर में मामूली सी छूट मिल जाए। और एक चीज जो मैंने देखी है, बैंक हमेशा एक चीज के साथ दूसरी चीज बेचने की कोशिश करते हैं। जैसे सेविंग्स अकाउंट खोलने जाओ तो क्रेडिट कार्ड या बीमा भी साथ में लेने को कहते हैं। उसे कहते हैं प्राइस बंडलिंग। ये रिटेल की दुनिया में बहुत कामयाब रणनीति है ना। इसमें कई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का एक पैकेज बनाकर एक आकर्षक दाम पर बेचा जाता है। असल में ये क्रॉस सेलिंग का एक तरीका है। बैंक चाहता है कि आप सिर्फ एक नहीं बल्कि कई सेवाओं के लिए उन पर निर्भर रहें। इससे प्रति ग्राहक मुनाफा बढ़ता है और ग्राहक का बैंक छोड़कर जाना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा। हालांकि हमारे स्रोतों के मुताबिक सरकारी बैंकों में ये रणनीति अभी उतनी लोकप्रिय नहीं है। वो अभी छूट और रिबेट्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं। आप जब ये सब बता रही हैं तो मेरे दिमाग में एक ही बात आ रही है। ये सारी जटिल रणनीतियां, ग्राहकों का डेटा समझना, उन्हें बंडल बनाकर चीजें बेचना, ये सब पुराने जमाने के बही खातों से तो मुमकिन नहीं था। इसके पीछे तो जबरदस्त टेक्नोलॉजी काम कर रही होगी। बिल्कुल। आज की रिटेल बैंकिंग की रीढ़ की हड्डी ही टेक्नोलॉजी है। इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। मोटे तौर पर बैंक 4 तरह के टेक्नोलॉजी मॉडल अपनाते हैं। पहला, इन हाउस, जहां बैंक अपना सारा सॉफ्टवेयर खुद बनाता है। दूसरा, आउटसोर्स्ड, जहां सारा काम किसी बाहरी कंपनी को दे दिया जाता है। और बाकी 2 इन दोनों के मिले जुले रूप हैं। ज्यादातर सरकारी बैंक आज भी मुख्य रूप से इन हाउस मॉडल पर भरोसा करते हैं, जिसमें कुछ हिस्से बाहर से लिए जाते हैं। और नए प्राइवेट बैंक? वहीं नए प्राइवेट और विदेशी बैंक आउटसोर्सिंग को ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन सरकारी बैंकों का टेक्नोलॉजी के साथ सफर कैसा रहा है? वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। नहीं, उनका सफर बहुत दिलचस्प रहा है। जरा सोचिए, एक जमाना था जब हर ब्रांच अपने आप में एक अलग दुनिया थी। वहां ऑटोमेटेड लेजर पोस्टिंग मशीन यानी ALPMs होती थी। इसे ऐसे समझिए कि हर ब्रांच के पास अपने ग्राहकों के लिए एक अलग अलग नोटबुक थी। अगर आप एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाते तो वो आपको पहचानते भी नहीं थे। अच्छा, तो फिर बदलाव कैसे आया? असली क्रांति तब आई जब कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस यानी CBS आया। CBS ने उन हजारों अलग अलग नोटबुक्स को जोड़कर एक विशाल डिजिटल दिमाग बना दिया। अचानक बैंक को अपने ग्राहक के बारे में सब कुछ पता चल गया, चाहे वो किसी भी शहर की किसी भी ब्रांच में क्यों ना जाए। यही वो पल था जब असल में क्रॉस सेलिंग की क्षमता पैदा हुई, क्योंकि अब बैंक के पास आपका पूरा आर्थिक चिट्ठा एक ही जगह पर था। यानी अब बैंक के पास हमारा पूरा डेटा एक जगह इकट्ठा है। हाँ। और इस डेटा को भी अलग अलग तरीकों से देखा जा सकता होगा। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। डेटा को 2 तरह से देखा जा सकता है। एक है हॉरिजॉन्टल व्यू। इसे ऐसे सोचिए कि आपके होम लोन की एक अलग फाइल है, कार लोन की अलग और क्रेडिट कार्ड की अलग। ओके। लेकिन दूसरा और कहीं ज्यादा शक्तिशाली तरीका है वर्टिकल व्यू। इसमें बैंक आपकी सारी अलग अलग फाइलों को एक मास्टर फोल्डर में डाल देता है, जिस पर आपका नाम लिखा होता है। अब बैंक को सिर्फ ये नहीं पता कि आपके पास कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, बल्कि वो आपकी पूरी वित्तीय तस्वीर एक साथ देख सकता है। जो बैंक आपको और सामान बेचना चाहता है, उसके लिए ये मास्टर फोल्डर सोने की खान जैसा है। तो एक तरफ आक्रामक प्राइसिंग, दूसरी तरफ ग्राहकों को समझने के लिए इतना शक्तिशाली डेटा।
इन सबको मिलाकर देखें तो भविष्य की बैंकिंग कैसी दिख रही है? क्या बैंक की शक्ल पूरी तरह बदलने वाली है? बिल्कुल बदलने वाली है। भविष्य के बिजनेस मॉडल दो मजबूत खंभों पर खड़े होंगे। पहला है ग्राहक को हर चीज के केंद्र में रखना और दूसरा है वैल्यू चेन पर महारत हासिल करना। अगर हम ग्राहक केंद्रित मॉडल्स की बात करें तो यहाँ दो बिल्कुल विपरीत भविष्य नजर आते हैं। एक तरफ है सुपरमार्केट मॉडल, इसे बैंकिंग का अमेज़न समझिए। एक बड़ा डिजिटल बाजार जहां आप जाते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज खुद चुनते हैं। कोई रोक टोक नहीं, कोई सलाह नहीं, सब कुछ आपकी उंगलियों पर। और इसका उल्टा क्या होगा? इसका ठीक उल्टा है विश्वसनीय सलाहकार यानी ट्रस्टेड एडवाइजर मॉडल। यह आपके पर्सनल फाइनेंशियल डॉक्टर जैसा है। ये उन ग्राहकों के लिए है जिन्हें व्यक्तिगत सलाह और भरोसे की जरूरत है, जो चाहते हैं कि कोई विशेषज्ञ उनकी वित्तीय सेहत का ख्याल रखे। अब बड़ा सवाल यही है कि इन दोनों में से कौन सा मॉडल जीतेगा, या क्या ये दोनों साथ साथ चल पाएंगे? ये सच में सोचने वाली बात है। अच्छा, हमने अब तक रिटेल बैंकिंग शब्द का बहुत इस्तेमाल किया। अक्सर इसके साथ एक और शब्द सुनने को मिलता है, कॉर्पोरेट बैंकिंग। आम आदमी के लिए इन दोनों में क्या फर्क है, इसे समझना भी जरूरी है। ये एक बहुत ही बुनियादी फर्क है और इसे समझे बिना आप बैंकिंग को नहीं समझ सकते। रिटेल बैंकिंग हम और आप जैसे आम लोगों के लिए है। ये बिजनेस टू कस्टमर यानी B2C मॉडल है। वहीं कॉर्पोरेट बैंकिंग बड़ी बड़ी कंपनियों और कारोबारों के लिए है। ये B2B मॉडल है। ग्राहक के स्तर पर यही सबसे बड़ा फर्क है। रिटेल एक मास मार्केट है जिसमें करोड़ों ग्राहक होते हैं, जबकि कॉर्पोरेट में मुट्ठी भर लेकिन बहुत बड़े ग्राहक होते हैं। और जाहिर है, जहां ग्राहक अलग हैं, वहां लेन देन का आकार भी अलग होगा। बिल्कुल। रिटेल में लोन का साइज छोटा होता है, घर के लिए, गाड़ी के लिए। कॉर्पोरेट में एक एक लोन हजारों करोड़ों का हो सकता है, और यहीं से जोखिम का पूरा गणित बदल जाता है। जोखिम का गणित, ये दिलचस्प है। इसे थोड़ा और समझाइए। इसे ऐसे समझिए, रिटेल बैंकिंग में जोखिम हजारों लाखों ग्राहकों में बटा होता है। अगर कुछ 100 लोग अपना लोन नहीं चुका पाते तो भी बैंक को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये हजार छोटी छोटी कागज की खरोचों जैसा है। लेकिन कॉर्पोरेट बैंकिंग में सारा जोखिम कुछ ही बड़ी कंपनियों पर टिका होता है। अगर एक भी बड़ी कंपनी डूब गई तो वो बैंक के लिए एक तलवार के घाव जैसा होता है, जो उसे बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। वाह, ये तो बहुत साफ तस्वीर पेश करता है। तो अगर कॉर्पोरेट में जोखिम इतना ज्यादा है तो फिर मुनाफा भी ज्यादा होता होगा ना? यहीं पर कहानी पलट जाती है। हैरानी की बात है कि रिटेल में मुनाफा यानी रिटर्न ज्यादा होता है, क्योंकि वहां ब्याज का स्प्रेड ज्यादा होता है। आम ग्राहक बहुत ज्यादा मोलभाव नहीं कर पाता। कॉर्पोरेट बैंकिंग में बड़ी कंपनियां बहुत मजबूत स्थिति में होती हैं। वो बैंकों से सबसे कम ब्याज दरों के लिए मोलभाव करती हैं, इसलिए वहां रिटर्न कम होता है। अच्छा। एक और बड़ा फर्क है जमा की लागत का। रिटेल में हम जैसे लोग छोटी छोटी बचत जमा करते हैं, जिस पर बैंक को कम ब्याज देना पड़ता है। लेकिन जब कोई बड़ी कंपनी हजारों करोड़ जमा करती है तो उस पर ज्यादा ब्याज मांगती है, जिससे बैंक की लागत बढ़ जाती है। और अगर कोई लोन NPA हो जाए यानी डूब जाए तो उसका असर? कॉर्पोरेट बैंकिंग में NPA का असर बहुत ही भयानक होता है। जैसा मैंने कहा, एक बड़ा कॉर्पोरेट लोन डूबने से बैंक की पूरी बैलेंस शीट हिल सकती है। रिटेल में असर उतना गंभीर नहीं होता। इसीलिए रिटेल में निगरानी और वसूली ज्यादा मेहनत का काम है, क्योंकि ग्राहक बहुत ज्यादा हैं। लेकिन कॉर्पोरेट में एक भी चूक की गुंजाइश नहीं होती। तो आज की चर्चा का सार निकालें तो बैंकिंग की दुनिया सिर्फ पैसों के लेन देन से कहीं ज्यादा गहरी है। यह मनोविज्ञान, डेटा और रणनीति का एक जटिल खेल है। हमने देखा कि स्टेप अप प्राइसिंग जैसी रणनीतियां कैसे ग्राहक की साइकोलॉजी पर काम करती हैं। टेक्नोलॉजी, खासकर कोर बैंकिंग, ने कैसे बैंकों को एक डिजिटल दिमाग दे दिया है, जिससे वो हमें पहले से कहीं बेहतर तरीके से जानते हैं। और आखिर में रिटेल और कॉर्पोरेट बैंकिंग के बीच का फर्क समझना, एक वॉल्यूम का खेल है तो दूसरा ऊंचे दाव का। बिल्कुल। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जैसे जैसे रिटेल बैंकिंग सुपरमार्केट मॉडल की ओर बढ़ रही है, जहां सब कुछ डिजिटल और ऑटोमेटेड है, जहां सेवाओं को एक साथ बंडल किया जा रहा है, उस दुनिया में व्यक्तिगत वित्तीय सलाह का क्या भविष्य होगा? क्या विश्वसनीय सलाहकार का मॉडल, जो भरोसे और व्यक्तिगत सेवा पर टिका है, जिंदा रह पाएगा? या फिर हम सब एक बड़े बैंकिंग इकोसिस्टम में सिर्फ खुद से फैसले लेने वाले ग्राहक बनकर रह जाएंगे?